आज मैं गुप्ता गुप्ता का सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन आंसर सेशन करूंगा। इसमें मैं 151 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करूंगा। अकॉर्डिंग टू आईएस क्लासिफिकेशन कह रहा है कि मिनिमम डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इन सैंड एंड क्ले कितना रखेंगे। आपका सैंड में जो मिनिमम डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन है वो 800 mm रखना होता है और क्ले में क्या रखना होता है 900 mm रखना होता है। ये मिनिमम डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन का क्राइटेरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंशियल सेटलमेंट इन आइसोलेटेड फुटिंग क्ले शुड बी। तो जो क्ले का जो डिफरेंशियल सेटलमेंट होता है कितना होता है, तो इसमें लिखा हुआ है कि क्ले जो आइसोलेटेड फुटिंग होता है क्ले में उसका जो टोटल सेटलमेंट होता है 65 सेंटीमीटर होता है, और जो डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ इन सैंड के केस में टोटल 40 होता है और मैक्सिमम डिफरेंशियल कितना हो सकता है। टोटल सेटलमेंट आपका कितना हो जाएगा 40 और 25 मैक्सिमम डिफरेंशियल सेटलमेंट। तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें नॉन ऑफ दीज हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंबाइंड फुटिंग आर जनरली वेन क्या होगा, कंबाइंड फुटिंग कब प्रोवाइड करेगा, जब आपका दो कॉलम क्लोज क्लोज स्पेस हो जाएगा, दोनों दो कॉलम के बीच या आपका क्या हो जाएगा स्पेस बहुत कम रह जाएगा, तो दोनों की जगह पे एक कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड कर दोगे। आपका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। निगेटिव स्किन फ्रिक्शन एंड ए पाइल। निगेटिव स्किन फ्रिक्शन क्या होता है, आपका निगेटिव स्किन फ्रिक्शन अगर कोई पाइल है तो आपका क्या किए हो, अगर लोड लगा रहे हो, अगर कोई रिसेंटली फिल कर दिए यहाँ पे मटेरियल या लूज है, लूज डिपॉजिट है, तो क्या होगा, आप टाइम के साथ क्या होगा सॉइल भी नीचे धंसने लगेगा, तो क्या होगा एक पाइल पे डाउनवर्ड फोर्स क्रिएट करने लगेगा। जो सॉइल फिल है वो डाउनवर्ड फोर्स क्रिएट करने लगेगा, उसकी वजह से क्या होगा आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो एक्ट डाउनवर्ड रिड्यूस द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द फाइल। करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। द सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर है, उसका वेट है जो 22.5, फॉलिंग थ्रू आपका जो हाइट है 1.2 मीटर। द फाइनल सेट का जो इफ द फाइनल सेट आर इतना अकॉर्डिंग टू इंजीनियर न्यूज रिकॉर्ड फॉर्मूला, जो आपका इंजीनियर न्यूज रिकॉर्ड फार्मूला होता है WH अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू S+C। तो W हो गया वेट ऑफ द हैमर 22.5 किलो, एंड आपका H हो गया जो हाइट ऑफ फॉल हो गया, तो 1.2 मीटर था, कितना था 1.2 मीटर, तो उसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो 1.2 था, तो 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6 लेना होता है अलाउबल निकालने के केस में, और लास्ट ब्लो का सेट कितना था 12.5 mm, तो ऊपर नीचे सब एक डायमेंशन में रखना है, तो कितना रखोगे 2.15, और सिंगल स्टीम हैमर का जो सी का जो वैल्यू हो जाता है 0.25 mm हो जाता सेंटीमीटर हो जाता है, 0.25 सेंटीमीटर सी का जो वैल्यू हो जाता है। तो सॉल्व करोगे तो आपका जो क्यू अलाउबल है, अलाउबल लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा 300 किलो न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल ग्रुप, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल ग्रुप जो क्या हो जाता है आपका बियरिंग कैपेसिटी जनरली आपका ग्रेटर देन सम ऑफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल पाइल इन केस ऑफ फ्रिक्शन और इंड बियरिंग पाइल। आपका जो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द ग्रुप पाइल ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, इंडिविजुअल सम ऑफ द इंडिविजुअल पाइल और फ्रिक्शन और स्किन रेसिस्टेंस से ज्यादा हो जाएगा, ग्रुप का जनरली कह रहा है बियरिंग कैपेसिटी ग्रुप पाइल का ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट वन, द पाइल सेटलमेंट ऑफ द ग्रुप फ्रिक्शन पाइल एज कंपेयर टू सिंगल पाइल। जो ग्रुप पाइल होता है उसका ज्यादा सेटलमेंट होता है एज कंपेयर टू सिंगल पाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो कह रहा है निगेटिव स्किन फ्रिक्शन काउज बाई रिलेटिव सेटलमेंट और तो आपका निगेटिव स्किन फ्रिक्शन बता चुके हैं, जो रिसेंटली फिल होता है या लूज डिपॉजिट होता है उससे वो क्या होता है, टाइम के साथ सॉइल भी सेटल होने लगता है आसपास का। अगर रिसेंटली डिपॉजिट है या लूज है तो न डाउन सेटल होने लगेगा, तो पाइल पे क्या करेगा, डाउनवर्ड फोर्स लगाने लगेगा, उसको ही क्या बोलते हैं, निगेटिव स्किन फ्रिक्शन। लेकिन इन केस ऑफ क्या हो जाएगा, आपका स्किन फ्रिक्शन में केस में क्या हो जाएगा, पाइल नीचे की ओर सेटल होने लगता है, जिससे क्या होता है, ऊपर की एक सॉइल चाहता है इसको रोक के रखे, तो एक ऊपर की ओर एक रिएक्शन क्रिएट होता है, उसे क्या बोलते हैं, स्किन फ्रिक्शन। तो निगेटिव स्किन फ्रिक्शन कॉज बाय रिलेटिव सेटलमेंट ऑफ द सॉइल एंड स्किन फ्रिक्शन किसके वजह से हो गया आपका, तो स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस कॉज बाय रिलेटिव सेटलमेंट ऑफ द पाइल, आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। सेटलमेंट ऑफ व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, स्टैटिक फार्मूला आर स्टेबल फॉर फ्रिक्शन पाइल ड्रिवन थ्रू किसके कर रहा है, कोहेसिव सॉइल। बस क्या ये बात सही हो गया। तो आपका क्या होगा, जो स्टैटिक फार्मूला लगाते हैं अगर जो पाइल आप ड्राइव कर रहे हो फॉर थ्रू कोहेसिव सॉइल तो स्टैटिक फार्मूला लगाओगे। डायनेमिक फार्मूला मोस्ट सुटेबल फॉर फ्रिक्शन पाइल ड्रिवन थ्रू द कोहेसिव सॉइल। जो डायनेमिक फार्मूला होता है वो किसके लिए होता है, डायनेमिक इम्पैक्ट की ओर जहाँ जो लगाओगे कोहेशन लेस सॉइल के लिए होता है, नॉट कोहेसिव सॉइल। तो आपका ये क्या हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। डायनेमिक फार्मूला लगाते हैं वो किसके लिए लगाते हैं, सुटेबल फॉर किसके लिए होता है, आपका कोहेशन लेस सॉइल के लिए। और जो स्टैटिक फार्मूला होता है कोहेसिव सॉइल के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल विद द हेल्प ऑफ किससे करेंगे, मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन कर रहे हैं तो उसको पीट के करेंगे, तो पीट के करेंगे तो प्रॉपर ग्रेडिंग करेंगे उसका। ये सब तो क्या हो गया, केमिकल स्टेबलाइजेशन हो गया ना, सीमेंट से या लाइम डाल के या बिटुमेन डाल के स्टेबलाइज कर रहे होते तो केमिकल हो गया, अब प्रॉपर ग्रेडिंग करोगे तो मैकेनिकल हो जाएगा। नेक्स्ट, लाइम स्टेबलाइजेशन इफेक्टिव व्हेन ट्रीटेड विद लाइम किसको करोगे आप, क्लेई सॉइल को करेंगे, प्लास्टिक क्लेई सॉइल को करोगे। लाइम को स्टेबलाइज करते हैं प्लास्टिक और क्लेई सॉइल के लिए। सीमेंट स्टेबलाइजेशन जो करते हैं सैंड एंड अदर लो प्लास्टिक सॉइल के लिए करते हैं। एंड लाइम तो क्लेई के लिए कर लिया, बिटुमेन कोहेशन लेस एंड कोहेसिव सॉइल दोनों के लिए कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टर्ब सैंपल आर ओबिटेंड बाई, अनडिस्टर्ब सैंपल किससे ओबिटेंड करते हैं, अनडिस्टर्ब सैंपल हमारा कब ओबिटेंड होगा, जब जिस साथी से आप सैंपल ले रहे होगे उसका थिकनेस कम होगा। थिकनेस कम होगा तो ड्राइव करते वक्त सॉइल में वो क्या करेगा, कम डिस्टर्ब करेगा सॉइल को। तो अनडिस्टर्ब सैंपल थिन वाल सैंपलर से करते हैं, जिसका बाल क्या हो, पतला हो, तो क्या करेगा, कम डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। अगर मोटा बाल रहेगा तो वो डिस्टर्ब करते जाएगा इन द सॉइल। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, स्टेशनरी पिस्टन आर सिमिलर, सिंपलर एंड रोटरी सिंपलर, स्टेशनरी पिस्टन सिंपलर एंड रोटरी सिंपलर बोथ आर थिकन बाल सैंपलर, थिक बाल सैंपलर गलत है, स्टेशनरी सैंपलर और रोटरी सैंपलर बोथ थिन बाल सैंपलर है। तो सेकेंड स्टेशन में वही बोला है आपका, स्टेशनरी पिस्टन सैंपलर एंड रोटरी बोथ हार क्या है, थिन बाल सैंपलर, याद रख लेना। स्टेशनरी पिस्टन सैंपलर है और रोटरी सैंपलर है, बोथ क्या है, थिन बाल सैंपलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A curve A, B, C shown in the figure respectively, strain curve दिखाया गया है और स्ट्रेस किसके लिए होगा। अब देखिए, अब ए वाला कर्व तो पता चल गया कि मेरा कौन सा है, जिसमें शार्प पीक होगा ओबिटेंड, उसको क्या कहेंगे, डेंस एंड डेंस होगा, जिसका क्या होगा, शार्प पीक होगा। तो ए तो आपका हो गया
किसका ग्राफ हो गया? डेंस साइड का हो गया। और कर्व भी किसको शो कर रहा? ये लूज सैंड को शो करेगा। और सी किसको करेगा? क्ले को रिप्रेजेंट करेगा। उसका सबसे कम बेयरिंग कैपेसिटी होगा, सबसे कम स्ट्रेस की रेडिएट होगा क्ले का। जो शार्प के पीक होगा उसको क्या बोलेंगे? डेंस। और जो नॉर्मल हो गया वो क्ले से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, उसको लूज सैंड का बोलेंगे। और जो सबसे नीचे हो गया वो क्ले का हो गया। तो आपका बी क्या हो गया? राइट वन। ग्रेटर द स्किन फ्रिक्शन। ग्रेटर द स्किन फ्रिक्शन का मतलब क्या हो गया? रिटार ग्रेटर द स्किन फ्रिक्शन रिटेन द स्किन सिंकिंग द बेल। अगर आपका कोई बेल है, बेल फाउंडेशन है, मान लीजिए कुछ ऐसा है, तो स्किन फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है, ग्रेटर है, तो क्या करेगा? उसको बॉटम सिंक करने से उसको क्या करेगा? रोकेगा। वही करता है कि अगर स्किन फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है तो सिंकिंग ऑफ बेल को क्या करेगा? रोकेगा, रिटेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ स्ट्रिप फुटिंग और सेचुरेटेड क्ले के लिए इतना है, देन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सर्कुलर फुटिंग। तो हमारा सेचुरेटेड क्ले है, तो क्ले के केस में क्ले का क्या होता है? कोहेसिव सॉइल होता है, उसका फाई क्या होता है? 0 होता है। तो हमारा जो इक्वेशन होता है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सर्कुलर 1.3 CNC QNQ 0.3 B गामा N गामा। तो हमारा जो फैक्टर है N गामा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा इस केस में, अगर क्ले सॉइल है तो। और जो नेट अल्टीमेट होगा उसमें क्या होगा? ये भी 0 हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ ये फैक्टर। तो आपका जो कह रहा है 1.3 क्यू स्ट्रिप 156 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? जो स्ट्रिप फुटिंग का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ। स्ट्रिप फुटिंग का जो फार्मूला होता है क्यू फॉर स्ट्रिप सी एन सी, उसमें 1.3 का फैक्टर नहीं होता है। एन सी प्लस क्यू एन क्यू हाफ प्लस हाफ बी गामा एन गामा। तो यहाँ पे तो क्ले के लिए भी 0 हो जाएगा, नेट इफेक्टिव नेट बेयरिंग कैपेसिटी, तो सिर्फ ये बच गया। तो क्या हो जाएगा? क्ले वाला क्या है? 1.3 और सर्कुलर कितना ज़्यादा है? 1.3 टाइम्स है, ज़्यादा है। तो आपका जो दिया है उससे तो ज़्यादा ही आएगा। 120 दिया है तो सर्कुलर के लिए मोर देन 120 हो जाएगा एज कम्पेयर टू स्ट्रिप फुटिंग। देन प्लेट लोड टेस्ट यूजफुल टू एस्टिमेट। प्लेट लोड टेस्ट से क्या कर देगा? बहुत बियरिंग कैपेसिटी निकालते हैं, सेटलमेंट ऑफ द फाउंडेशन भी निकालते हैं। आपका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्लेट लोड टेस्ट से क्या करते हैं? बेसिकली बियरिंग कैपेसिटी ऑफ निकालते हैं और सेटलमेंट ऑफ द फाउंडेशन निकालते हैं। रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन सर्कल फाई, फ्रिक्शन सर्कल मेथड, फ्रिक्शन सर्कल मेथड से जो रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन सर्कल होता है वो r साइन फाई के बराबर होता है। r साइन फाई के बराबर होता है। यहाँ पे देखो फ्रिक्शन सर्कल है, अगर स्लिप सर्कल आपका जो यहाँ से अगर आपका सॉइल स्लिप कर जा रहा है एम्बैंकमेंट का, तो इसका कुछ रेडियस के सर्कल क्या करता है? जो ये रूल कहता है फ्रिक्शन सर्कल में कर, जो स्लिप सरफेस होगा वो क्या होगा? वो क्या होगा? आर्क ऑफ द सर्कल होगा, आर्क ऑफ द सर्कल होगा। तो कुछ इसका रेडियस आर होगा। तो जो आपका रिजल्टेंट होगा, यहाँ से मान लीजिए रिजल्टेंट पास कर रहा है, तो रिजल्टेंट का जो होगा वो टेंजेंट टू फ्रिक्शन सर्कल का जो ये क्या होगा? टेंजेंट होगा। मेरा ड्रॉ अच्छा से नहीं हो पा रहा। जो यहाँ से जो फ्रिक्शन सर्कल का जो लोड का रिजल्टेंट फोर्स लगाएगा वो क्या होगा? और जहाँ से आप जो कंसेंट्रिकल सर्कल, ये जो स्लिप सर्कल है उसका सेंटर यहाँ पे है,
तो उससे ही कंसेंट्रिकल स्लो सर्कल ड्रॉ करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, उस टेंजेंट को टच करवाते हुए। तो जो उसका रेडियस होगा आर साइन फाई के बराबर होगा। ये जो स्लिप सर्कल का रेडियस है, और फाई हो गया एंगल ऑफ द फ्रिक्शन, और साइन फाई लगा देंगे उसमें, वही उसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट, लार्ज वैल्यू ऑफ द स्टेबिलिटी नंबर, लार्जेस्ट वैल्यू कितना हो जाएगा, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द आपका कितना हो जाता है, प्रैक्टिकली आपका इतना हो जाता है। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द स्टेबिलिटी नंबर का लार्जेस्ट वैल्यू आपका 2.261 हो जाता है। बट इन केस ऑफ थ्योरेटिकली ए वाला हो जाता है 0.5। बट यहाँ पे जब पूछेगा लार्जेस्ट वैल्यू, तो आपका जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है स्टेबिलिटी नंबर का 0.261। सैलो फाउंडेशन क्या कर रहा है, सैलो फाउंडेशन डिफाइंड एज द फाउंडेशन हैज क्या हो जाएगा, डेप्थ ऑफ बाय एम्बैंकमेंट लेस देन विड्थ। जो सैलो फाउंडेशन होता है अकॉर्डिंग टू टारजाई, डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन बाय विड्थ का जो रेशियो होता है लेस देन इक्वल टू 1 होता है। ये क्या कहलाएगा, सैलो फाउंडेशन। तो डेप्थ ऑफ द फुटिंग, इसे यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, डेप्थ ऑफ द फुटिंग इज लेस देन क्या हो जाएगा, विड्थ। तो ये हो गया आपका डेप्थ अबव एम्बैंकमेंट इज लेस देन क्या हो जाएगा, विड्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर आइसोट्रॉपिक सॉइल परमेबिलिटी इन एन आइसोट्रॉपिक सॉइल, आइसोट्रॉपिक नहीं है, एन आइसोट्रॉपिक सॉइल है। तो परमेबिलिटी इन एक्स साइन बाई डायरेक्शन में दिया हुआ है। तो के इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम क्या कर लेंगे, अगर आपका K1 इंटू K2 अंडर रूट ऑफ K1 इंटू KX इंटू KY, सॉरी KX इंटू KY, आपका ये हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। 1 2 अंडर रूट के जगह पे पावर हाफ कर दिया। नेक्स्ट वन, द फॉर सैंड, ये सिर्फ एन आइसोट्रॉपिक के ही केस में लगेगा। आइसोट्रॉपिक रहेगा तो आपका ये है होगा जो सिर्फ सारा डायरेक्शन में परमेबिलिटी सेम होता है। नेक्स्ट, sand having uniform spherical particles, the ratio of void ratio at lowest state to densest state। जो मैक्सिमम, अगर आपका स्फेरिकल पार्टिकल है तो मैक्सिमम वॉइड रेशियो हो सकता है जो स्फेरिकल पार्टिकल का लोजेस्ट स्टेट में 0.91, याद रख लेना, पूछता है डायरेक्ट। और ये 0.3 फॉर डेंसेस्ट स्टेट। दोनों को डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो 2.6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सैंडी सिल्टी क्ले सिग्निफिकेंस दैट। तो सैंडी सिल्टी क्ले जो सिग्निफिकेंस करेगा उसमें बताएगा जो क्ले का प्रॉपर्टी है। अगर कोई क्ले है तो उसमें सिल्ट भी है, सैंड है, तो प्रपोर्शन बताते जा रहा है। तो इधर सब जो सबसे लास्ट में लिखा रहेगा उसका प्रपोर्शन ज्यादा होगा, इधर की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, प्रपोर्शन बढ़ते जाएगा। तो सैंड का प्रपोर्शन क्या होगा, इन द सॉइल कंटेन अनइक्वल प्रपोर्शन ऑफ द 3 कंस्टिट्यूएंट। जो क्ले होगा सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद क्या होगा सिल्ट, उसके बाद सबसे कम क्या होगा सैंड। तो आपका डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। कोई क्ले है, उस सैल्टी है, सैंडी है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, अगर कोई क्ले है उसमें कम अमाउंट में सिल्ट है, उससे भी कम अमाउंट में सैंड है, तो उसको लिख सकते हैं सैंडी सिल्टी क्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, increase the depth of the foundation in saturated clay result in increase the ultimate bearing capacity of a strip footing। क्या कर रहा है, इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इन सैचुरेटेड क्ले। अगर सैचुरेटेड क्ले का डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इंक्रीज कर देते हो तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द स्ट्रिप फुटिंग, अल्टीमेट की बात कर रहा है, तो आपका स्ट्रिप फुटिंग है, तो स्ट्रिप फुटिंग का अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का क्या फार्मूला पढ़ते हैं, CNC प्लस QNQ प्लस हाफ B गामा N गामा। तो यहाँ से जो क्या कह रहा है,
कौन सा सॉइल है? क्ले सॉइल है। क्ले का फाई 0 होता है तो एन गामा 0 हो जाएगा। तो विड्थ ऑफ द फुटिंग पे तो डिपेंड नहीं करेगा, ये तो पूरा टर्म 0 हो गया अगर एन गामा 0 हो गया तो काउज ये क्या कर रहा है? द टर्म हैव ए बेयरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू इक्वेशन एन क्यू एंड इंक्रीज विथ द डेप्थ। तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी आपका क्यू क्या होता है? गामा जो सॉइल का है और डी एफ हो जाता है। तो आप जो डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन बढ़ाओगे तो आपका अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ेगा। अल्टीमेट की बात कर रहा है, नॉट नेट बेयरिंग कैपेसिटी। अल्टीमेट क्या होगा? आपका डेप्थ बढ़ाने से क्या होगा? आपका इंक्रीज करते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, soil. Next question, soil particle soil having particle is nearly the same size. अगर कोई भी सॉइल में अगर सब सारा पार्टिकल सेम साइज का हो तो उसे क्या बोलोगे? इनफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। सेम साइज का सारा पार्टिकल रहेगा तो इनफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल बोलेंगे। वेल ग्रेडेड कब बोलेंगे? जब सारा साइज का पार्टिकल किसी सॉइल में अवेलेबल होगा, डिफरेंट साइज ऑफ द पार्टिकल आर अवेलेबल, ऑल साइज पार्टिकल आर अवेलेबल, तो उसको क्या बोल देंगे? वेल ग्रेडेड सॉइल है। नेक्स्ट वन, इनफॉर्मली ग्रेड से सॉइल में आपका एक ही टाइप का सॉइल प्रेजेंट होता है। टाइप का नहीं मतलब कि अकॉर्डिंग टू साइज, एक ही साइज का। द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल एट 0 एयर वॉइड डिपेंड अपॉन। यूनिट वेट ऑफ द सॉइल एट 0 एयर वॉइड डिपेंड क्या करेगा? यूनिट वेट ऑफ द 0 एयर वॉइड डिपेंड्स अपॉन। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी पे, वाटर कंटेंट पे और यूनिट वेट ऑफ द वाटर, ऑल पे डिपेंड कर जाएगा। जब भी हम यूनिट वेट निकालते हैं तो उसका क्या फार्मूला होता है? यूनिट वेट गामा निकालते हैं तो G -1 + 1 + E सॉरी J -1 गामा W 1 + E हो गया, ये फार्मूला होता है। तो G पे भी डिपेंड कर रहा है, गामा पे भी डिपेंड कर रहा है, वाइड रेशियो पे भी डिपेंड कर रहा है। वाटर अगर E को हम लिखना चाहते हैं SE = GW, यहाँ से E को रिप्लेस कर देंगे तो E को क्या रिप्लेस कर सकते हैं? GW/S। तो आपका G पे भी सॉरी W पे भी डिपेंड कर जाएगा, वाटर कंटेंट पे भी डिपेंड कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉइल मोस्ट ससेप्टेबल टू लिक्विफैक्शन। लिक्विफैक्शन से आपका सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल कौन है? अगर आपका सॉइल कौन ससेप्टेबल है तो आपका मीडियम जो फाइन एंड मीडियम साइज का जो सैंड होगा सेचुरेटेड होना चाहिए। ये बात याद रखिए कि आपका जो लिक्विफैक्शन तभी होगा जब आपका सॉइल जो सैंड है, क्ले के केस में आपका लिक्विफैक्शन नहीं होता, ये गांठ बांध लो। जब आपका सैंड होगा फाइन साइज या मीडियम साइज का सैंड, इनफॉर्मली प्लेस पार्टिकल साइज होगा, एक ही साइज का सारा पार्टिकल होगा, अगर वो सैचुरेटेड है तो अभी वाइब्रेशन आने के कारण लिक्विफैक्शन होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर NC फॉर फाइल अकॉर्डिंग टू मेयर ऑफ टेकन है। तो NC जो मेयर ऑफ जो दिया था वो कितना दे दिया था? 9 दे दिया था क्या जी? नहीं, मेयर ऑफ जो दिया था आपका 5.14 दिया था। जो आपका जो सॉरी वो ग्रुप फाइल के लिए था। जो कैपेसिटी फैक्टर NC जो मेयर ऑफ जो दिया था 5.14 दे दिया था। मेयर ऑफ जो दिया था NC का वैल्यू तो कितना दे दिया था? 5.14 दिया था मेयर ऑफ, और जो टर्जागी दिया था वो क्या दे दिया था? 5.7 दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ ईल वाइड रेशियो वर्सेस लॉग ऑफ प्रेशर का जो कर्व होता है वो क्या बताता है? कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन जो होता है वो किसके किसके बीच होता है? वाइड रेशियो वर्सेस लॉग ऑफ सिग्मा।
सिग्मा या प्रेशर जो भी बोलो, तो आपका ए हो जाएगा। ए क्वेश्चन आ गया आपका मशीन फाउंडेशन से। कह रहा है आर इज द फ्रीक्वेंसी रेशियो, डी इज द डैम्पिंग रेशियो, द मैग्निफिकेशन फैक्टर इन डैम्प फोर्स वाइब्रेशन। तो मैग्निफिकेशन फैक्टर पूछ रहा है इन किस में, डैम्प और फोर्स वाइब्रेशन में। जो मैग्निफिकेशन फैक्टर होता है डैम्प फोर्स वाइब्रेशन में, फैक्टर फोर्स वाइब्रेशन में, वो क्या हो जाता है, 1 क्या हो जाएगा, √1 माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4r² d²। यहाँ पे आर क्या था, आर फ्रीक्वेंसी रेशियो था और डी क्या था, डैम्पिंग रेशियो। फ्रीक्वेंसी रेशियो W/W0 हो जाता। तो नॉमिकल तो पूछने का कम उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन से। तो आपका जो आंसर क्या हो जाएगा, 1/√ऑफ, टोटल का √ऑफ क्या हो जाएगा, √1 माइनस r² टू द होल स्क्वायर प्लस 4r² d²। याद रख लेना हो सके तो। डिग्री ऑफ द फ्रीडम ऑफ द ब्लॉक टाइप मशीन फाउंडेशन, अगर कोई ब्लॉक टाइप ऑफ द मशीन फाउंडेशन है तो उसका डिग्री ऑफ द फ्रीडम 6 हो जाएगा। डिग्री ऑफ द फाउंडेशन फ्रीडम, डिग्री ऑफ द कितने डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है ये बोला जाता है डिग्री ऑफ द फ्रीडम। तो ब्लॉक टाइप मशीन फाउंडेशन के लिए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। गिवन द डैम्पिंग रेशियो, डैम्पिंग रेशियो 0.1 है। गिवन दैट द डैम्पिंग रेशियो 0.1 एंड डैम्पिंग कोफिशिएंट आपका दिया हुआ है। द क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट इन किलो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। क्रिटिकल डैम्पिंग रेशियो पूछ रहा है, क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट सॉरी। गिवन दैट द डैम्पिंग रेशियो, डैम्पिंग रेशियो को इस तरह से कुछ सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो 0.1 दिया हुआ है। डैम्पिंग कोफिशिएंट है जो आपका दिया हुआ है C। तो जो डैम्पिंग रेशियो होता है C'/C⁻। क्रिटिकल जो डैम्पिंग रेशियो होता है डैम्पिंग कोफिशिएंट बाय क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट। जो डैम्पिंग एक्चुअल में जो दिया हुआ है डैम्पिंग कोफिशिएंट 225 डिवाइडेड बाय क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट। तो क्रिटिकल नहीं तो डैम्पिंग कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो डैम्पिंग रेशियो दिया हुआ था आपका। तो डैम्पिंग रेशियो इक्वल टू क्या होगा, डैम्पिंग कोफिशिएंट बाय क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट। यहाँ से सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द फाउंडेशन सिस्टम, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेटिंग फाउंडेशन सिस्टम क्या हो जाएगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू K √K √K/m। जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है √K/m। तो W हो गया जो इंक्रीज इन स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, K स्टिफनेस को बोलता है, स्टिफनेस m क्या हो गया, मास ऑफ बॉडी इन kg। ये क्या हो जाएगा, kg हो जाएगा। तो आपका जो हो जाएगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी किस किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज विथ क्या हो जाएगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज विथ स्क्वायर ऑफ द स्टिफनेस एंड ऑल्सो क्या हो जाएगा, डिक्रीज विथ स्क्वायर रूट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो डिक्रीज विथ हो जाएगा, अगर मास बढ़ेगा तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो घटेगा स्क्वायर रूट के टर्म में। इन केस ऑफ द फ्री ओवर डैम्प्ड वाइब्रेशन, फ्री ओवर डैम्प वाइब्रेशन है आपकी बात, अगर फ्री ओवर डैम्प वाइब्रेशन है तो आपका जो फार्मूला हो जाएगा इन केस ऑफ
जो आपका फ्री ओवर डैम्प वाइब्रेशन है, जो बेसिकली होता है क्रिटिकल डैम्प्ड के लिए, जो होता है क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए जो डैम्पिंग कोफिशिएंट होता है 2√km। तो अगर आप इन केस ऑफ ओवर डैम्प्ड है तो आपका जो क्रिटिकल डैम्पिंग है जो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा √2km। के है जो स्टिफनेस है, m है जो द मास है। तो ओवर डैम्प हो रहा है तो आपका क्रिटिकल डैम्पिंग क्या हो जाएगा, से ज्यादा हो जाएगा डैम्पिंग कोफिशिएंट। ये जो 2km है जो क्रिटिकल डैम्पिंग है ना, 2√km, क्रिटिकल डैम्पिंग का फार्मूला हो गया, ये क्रिटिकल डैम्पिंग है, ये सीसी है और ये डैम्पिंग कोफिशिएंट है। तो डैम्पिंग कोफिशिएंट अगर ज़्यादा आ रहा है किससे, क्रिटिकल से, तो क्या हो जाएगा आपका, एक केस हो गया है ज़्यादा आ रहा है तो ये ओवर डैम्प्ड हो जाएगा, फ्री ओवर डैम्प्ड वाइब्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर लेस देन हो गया तो अंडर डैम्प हो जाएगा। अगर क्रिटिकल ज़्यादा हो जा रहा है, क्रिटिकल डैम्पिंग ज़्यादा हो जा रहा है तो आपका अंडर डैम्प हो जाएगा। अब आ गया आपका पाइल फाउंडेशन में कन्वर्स लिबरल फार्मूला, ग्रुप एफिशिएंसी ऑफ द फ्रिक्शन पाइल गिवन बाय, तो कुछ दिया था 1 - α/90 n - 1 इंटू एम प्लस m - 1 इंटू n इंटू एम एन। एम एन यहाँ पे वो क्या है, अल्फा क्या हो गया पहले, अल्फा जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में m हो गया। अगर किसी भी ग्रुप में अगर 3 पाइल है, ऐसा कुछ पाइल सिस्टम है, तो आपका क्या हो गया, इसमें कितना है m का वैल्यू जो हो गया, मान लो इस डायरेक्शन में 2 पाइल है, 3 पाइल है तो 3 हो गया m इक्वल टू, अगर इस डायरेक्शन में 2 पाइल है तो n इक्वल टू 2 हो गया। यही बताता है करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सरफेस एरिया ऑफ गिवन सॉइल। तो जितना छोटा साइज ऑफ द पार्टिकल होगा उतना ही सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है तो सबसे बड़ा पार्टिकल जो होगा उसका सरफेस एरिया कम होगा। तो इस सभी में से कौन दिख रहा है सबसे ज़्यादा, सैंड सबसे बड़ा दिख रहा है, तो ए हो जाए या तो ए हो जाए। उसके बाद सिल्ट, दोनों में सेम है। उसके बाद क्या है, क्ले का ज़्यादा बड़ा पार्टिकल होगा एज कम्पेयर टू कोलाइडल, तो आपका सी आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सबसे छोटा पार्टिकल कोलाइडल का होता है, तो कोलाइडल का सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन सॉइल सैंपल सीसी इज द कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन एंड सीयू इज द कोफिशिएंट ऑफ, वो सीसी को कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर भी लिख सकते हो। एक कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी हो गया, इफेक्टिव साइड D30 इफेक्टिव साइड एक्सपॉन्डिंग टू दिया हुआ सारा डाटा। तो हमारा जो D30/D10 का रेशियो पूछ रहा है वो कैसे निकालें, तो हमारा जो सीसी का जो फार्मूला है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का, जो D30 का स्क्वायर बाय D60/D10 और CU हो जाता है D60/D10। हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 है और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी 4 है। तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा रिलेशन, 4 टाइम ऑफ द D10 आ जाएगा D60 के जगह पे। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं 4D10, इसके जगह पे 4D10 रख सकते हैं, तो यहाँ D10 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, D30 का स्क्वायर, यहाँ से D10 का स्क्वायर हो जाएगा, D10 का स्क्वायर इंटू 4। तो अगर 4 को इधर भेज देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इधर चला गया, कट गया। अब इसको यही पूछ रहा था D30/D10 का, तो अब इसको हटाने के लिए क्या करने का, दोनों पर एक से स्क्वायर रूट करना होगा, सीधा सीधी मारो स्क्वायर रूट, तो 2 आ जाएगा आंसर D30/D10 सॉरी। इन केस ऑफ द मैच द करेक्ट ऑप्शन करना है। तो आपका कौन सा कहाँ पे लगेगा, स्टोक्स लॉ क्या करता है, सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल निकालता है। तो वेलोसिटी ऑफ द सेटलिंग पार्टिकल कौन निकालेगा, स्टोक्स लॉ। डार्सी लॉ क्या करता है, फ्लो थ्रू द सॉइल निकालता है। डार्सी लॉ आपका फ्लो फाइंड करता है। तो फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल मास में क्या लगाएंगे, डार्सी लॉ लगाते हैं। डार्सी लॉ क्या कहता था, V = KI।
के इधर परमेबिलिटी, आई इधर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो आपका जो डार्सी लो है फ्लो थ्रू सॉइल में आप निकालते थे ना, V इक्वल टू के आई। अब पॉस्ली क्यू, जो पॉस्ली क्यू क्या था, एल्टरबर्ग लिमिट क्या था, सॉइल का क्लासिफिकेशन किया था, कंसिस्टेंसी, यहाँ पे नहीं, एल्टरबर्ग लिमिट है जो कंसिस्टेंसी लिमिट को डिफाइन किया था। एल्टरबर्ग लिमिट क्या था, वो कंसिस्टेंसी लिमिट को डिफाइन किया था। अब पॉस्ली क्यू से क्या निकाल लिया, कौन बच गया, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल तो होगा नहीं, पॉस्ली क्यू, पॉस्ली क्यू कैपिलैरिटी, फ्लो थ्रू कैपिलैरिटी, पॉस्ली क्यू, पॉस्ली का कैपिलैरिटी के थ्रू आपका पॉस्ली क्यू हो गया, आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। कंसिस्टेंसी लिमिट एल्टरबर्ग ने बताया था, और क्या बताया था, फ्लो थ्रू सॉइल डार्सी, और वेलोसिटी थ्रू पार्टिकल सेटलिंग वेलोसिटी कौन बताया था, स्टोक्स लॉ ने। द स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर कंपैक्शन एंड वाटर कंटेंट इतना, द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इतना, द रिलेटेड है। गामा डी लिनियरली इंक्रीज विथ वाटर, आपका जो गामा डी वर्सेज जो ग्राफ होता है कुछ ऐसा होता है, गामा डी, इधर गामा डी होता था, इधर वाटर कंटेंट होता था इसमें। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, वाटर कंटेंट मैक्सिमम ड्राई, गामा डी लिनियरली प्रोपोर्शनल टू, जो गामा डी का फार्मूला हो जाता है गामा टी डिवाइडेड बाई 1+W। तो गामा डी लिनियरली प्रोपोर्शनल टू W गलत है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गामा डी, और क्या कर रहा है, गामा डी करस्पॉन्ड यूनिक वैल्यू ऑफ द W, और क्या कर रहा है, ये सब नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, गामा डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्स में है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग मोहर डायग्राम, मोहर डायग्राम को यूज करके क्या करना है, रिलेशन बिटवीन मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3, द शियर स्ट्रेस पैरामीटर C एंड फाई आर गिवन एज एन फाई इज इक्वल टू, एन फाई का जो वैल्यू हो जाता है, यहाँ से एक ही क्वेश्चन अभी तक पूछा है, वो भी जो IS का है वो क्वेश्चन है, IS AS सिविल सर्विसेज में पूछा गया। तो यहाँ से एन फाई का जो होता है, यहाँ पे कहा जाता है ना, एन फाई है जो फंक्शन ऑफ किसका है, एन फाई आपका जो फंक्शन होता है फाई का होता है। तो एन फाई बराबर क्या हो जाता है, ए एन फाई इक्वल टू हो जाता है, ए किसके जगह पे रखते हैं, ए जो एन की जगह पे यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा सी लिखते थे, tan स्क्वायर थीटा सी। तो जब इसको सॉल्व करोगे, इसी को एन फाई बोलते थे, तो उसको जो सॉल्व करोगे कंप्लीटली रूप से, तो आ जाएगा 1 + sin फाई डिवाइडेड बाई 1 - sin फाई। tan स्क्वायर थीटा सी को सॉल्व करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, यहाँ पे दिया हुआ है, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कैम्पटन पोर वाटर पैरामीटर सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3 आर इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल स्ट्रेस, द स्कैम्पटन पोर वाटर प्रेशर इक्वेशन आर गिवन बाय, जो स्कैम्पटन पोर वाटर प्रेशर जो जो टोटल प्रेशर जो दिया गया था, जो पोर वाटर प्रेशर का जो फार्मूला दिया गया था बाय द स्कैम्पटन्स, वो P इंटू डेल्टा सिग्मा 3 चेंज इन कन्फाइनिंग प्रेशर इंटू A प्लस A इंटू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, इसको लिख सकते हो। तो ये आपका जो स्कैम्पटन ने जो दिया था पोर वाटर पैरामीटर का फार्मूला वो है B इंटू सिग्मा 3 और प्लस A इंटू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 करोगे तो सिग्मा डेविएटर स्ट्रेस के बराबर है, तो उसको इन दोनों का कॉम्बिनेशन को A इंटू सिग्मा D भी लिख सकते हो आप, देख लो पूछता है बट इसी टर्म में आ रहा है। द टोटल सेटलमेंट, the total settlement corresponding to soil stratum 2 meter depth है,
हैविंग द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, एम भी का जो वैल्यू दिया हुआ है वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी 0.02 सेंटीमीटर स्क्वायर पर के जी, अंडर द प्रेशर इंक्रीमेंट कितना है, प्रेशर कितना इंक्रीज करने पे हमारा वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेशन इंडेक्स आ रहा है, पॉइंट 2 के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा जी, कुछ क्या रहा था, टोटल सेटलमेंट ऑफ द कंप्रेसिबल 2 मीटर डेप्थ है। तो हमारा जो फार्मूला हो जाता है डेल्टा एच बाई एच, जो टोटल सेटलमेंट हो गया डेल्टा एच, वो क्या हो जाएगा, एम भी डेल्टा सिग्मा के बराबर हो जाता है। तो हमारा एम भी है जो गिवन है, एम भी कितना दिया हुआ है 0.2 के जी, 0.2 यही ना है, वॉल्यूम कंप्रेसिबल 0.02 दिया हुआ है, और जो डेल्टा सिग्मा सेम यूनिट में भी दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो आपका जो यहाँ से h दिया हुआ है 2 मीटर डेप्थ दिया हुआ है। तो इसको सेंटीमीटर में निकालना है, तो 2 मीटर को सेंटीमीटर में कर लो कन्वर्ट, कर लिए। तो अब सारे को एक साइड डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 इंटू 0.02 इंटू 2, यही हो जाएगा। तो ए दो फ्रैक्शन हट जाएगा, 2 2 8 8 हो जाएगा आपका। टोटल सेटलमेंट 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, फॉर ए गिवन दैट द सिंगल डिग्री ऑफ द फ्रीडम सिस्टम, कोई सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम का सिस्टम है, स्टिफनेस के दिया हुआ है, मास ऑफ एम इज द मास ऑफ द मशीन एंड फाउंडेशन, दोनों का मास दिया हुआ है एम, द क्रिटिकल डैम्पिंग इज द बेस्ट डिफाइंड बाय द एक्सप्रेशन, जो क्रिटिकल डैम्पिंग जो सीसी का जो फार्मूला बताए थे वो क्या था, 2 अंडर रूट ऑफ द के एम, यही ना बताया था जी। क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट जो एक्सप्रेशन था 2 इंटू अंडर रूट ऑफ द के एम। द नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रिलेशन बिटवीन वाटर कंटेंट W है एंड नंबर ऑफ ब्लो N है of the swamp obtained from the Casgrande liquid limit device given by। तो हमारा वाटर कंटेंट जो फार्मूला निकालने का है वो दिया हुआ है लिक्विड लिमिट से निकालने का। तो रिलेशनशिप बिटवीन वाटर कंटेंट एंड ग्लो का जो इक्वेशन दिया हुआ है अकॉर्डिंग आपका जो कैसग्रांडे के हिसाब से जो दिया हुआ है आपका इक्वेशन में, तो हमको ये पता इसमें होना चाहिए कि हम कैसग्रांडे में जो वाटर कंटेंट निकालते हैं, लिक्विड लिमिट निकालते हैं सॉइल का, कैसग्रांडे में क्या होता है, एक ऑपरेटर्स होता था, उसमें क्या करते थे 2 mm का थ्रेड लगाते थे, कट लगाते थे, और 25 बार एक स्टैंडर्ड रबड़ पैड होता था उस पर पटकते थे। तो 25 टाइम में जिस वाटर कंटेंट पे वो जो गैप कट लगाए हो फिल हो जाएगा कंप्लीटली रूप से, वही उसका वो वाटर कंटेंट उस सॉइल का क्या कहलाता था, लिक्विड लिमिट। तो हमारा यहाँ से क्या आ गया, तो एन कितना लगाते हैं अकॉर्डिंग टू कैसग्रांडे 25, तो 10 log 25 सॉल्व कर लो और वहां से आप आंसर निकाल लो सॉल्व करके, तो आपका 80.6% आ जाएगा। बिना कैलसी का तो सॉल्व होगा नहीं ये क्वेश्चन, log 25 का वैल्यू याद करके थोड़ी ना कोई बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, result of the curve ABCD are 4 compaction test are different soil are shown in figure graph। तो आपका जो 4 सॉइल का जो ग्राफ दिया हुआ है वो दिया हुआ है, तो आपका बताना है कि ABCD क्या क्या शो कर रहा है। तो सब ज्यादा ये आपका जो गामा डी वर्सेस ये आपका दिया हुआ है वाटर कंटेंट का ग्राफ, तो जिसका जितना ज्यादा गामा डी किसका होगा, जो ज्यादा बड़ा बड़ा बोल्डर वगैरह होता है उसका ग्रेवल वगैरह होता है उसका ज्यादा होता है सीधा सीधा, वो गामा डी ज्यादा होता है।
तो आपको बताना है कि ए बी सी डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पहले तो देखना होगा। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है, सिल्टी सैंड मॉडिफाइड टेस्ट। मॉडिफाइड टेस्ट में ज़्यादा कॉम्पैक्शन करते हैं, ज़्यादा एनर्जी इम्पार्ट करते हैं, इसलिए ज़्यादा गामा डी होगा कंपेयर टू नॉर्मल स्टैंडर्ड सेम सॉइल के लिए। अब ज़्यादा एनर्जी से उसको खूब पटक दोगे तो खूब आपका गामा डी बढ़ जाएगा, वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाएगा। तो दो है, तो एक दो टाइप का है, एक आपका स्टैंडर्ड टाइप टेस्ट है किसका, सैंड का, और सिल्टी सैंड का। एक फैट क्ले का मॉडिफाइड है और स्टैंडर्ड है। तो मॉडिफाइड वाला का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड, बट सैंड का होगा जो क्ले से ज़्यादा ही होगा गामा डी। तो पहले क्या हो जाएगा, तो दोनों ऊपर वाला एक ग्रुप के लिए हो जाएगा, सैंड के लिए हो जाएगा, और ये दोनों क्ले के लिए हो जाएगा। जो भी हो, सिल्टी सैंडी क्ले जो भी हो, हमको उससे लेना। तो हो ए वाला हो जाएगा, ए हो जाएगा मॉडिफाइड के लिए, ए हो जाएगा स्टैंडर्ड के लिए, और सी हो जाएगा मॉडिफाइड क्ले के लिए, और डी हो जाएगा स्टैंडर्ड क्ले के लिए। तो ये मॉडिफाइड सिल्टी सैंड है तो आपका ए हो गया है, ए वाला ग्राफ हो गया। और सिल्टी सैंड क्ले स्टैंडर्ड बोल रहा है तो उसके जस्ट नीचे वाला बी, और क्ले है मॉडिफाइड है, फ्लाइट क्ले मॉडिफाइड है तो ये सी हो गया, और ये क्या हो गया, डी हो गया, सॉरी 1 2, हाँ ठीक है तो डी है। तो ए बी सी डी सॉइल के लिए 1 2 3 4 हो गया, आपका बी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसीडर द रिजल्ट ऑफ द कॉन्सनट्रेटेड ड्रेन ट्रेन। सी डी टेस्ट है, आप ध्यान रखना, कॉन्सनट्रेटेड ड्रेन ट्रेन दोनों स्टेज में वाटर निकाला जा रहा है, इंट्रैक्सियल निकाल shear test on the normally concentrated clay shown in the figure. Then angle of internal friction are is, आपका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन बताना है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई को बताना है। ट्राइक्सियल कॉन्सनट्रेटेड रेन है तो जो आपका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन साइन फाई बराबर जो हो जाता है फार्मूला सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, सॉरी प्लस होगा। जो साइन फाई का जो फार्मूला होता है, यहाँ से आप देख लो, जो साइन फाई का फार्मूला होता है सिग्मा 3, सॉरी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाई सिग्मा प्लस सिग्मा 3। तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 1 कितना दिया है 200, से सिग्मा 1 हो गया है, सिग्मा 3 हो गया। तो सिग्मा 1 सॉरी साइन फाई इजिकल टू क्या करोगे 200 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 100। तो यहाँ से साइन फाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो फाई इजिकल टू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 1/3, यही तो पूछ रहा था ना, आपका ये राइट हो जाएगा। ये डायरेक्ट याद रख लो, ऐसे गो थ्रू डेरिवेशन तो यहां से भी कर सकते हो आप। सिग्मा 1 दिया हुआ, सिग्मा 3 दिया हुआ, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस का जो फार्मूला होता है सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर, जो थीटा सी बोलो या अल्फा बोलो जो भी बोलो, प्लस 2 सी tan अल्फा, जो अल्फा होता है π/4 प्लस 5/2 होता है, के बराबर होता है, ये याद रख लेना। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो tan अल्फा इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो फिर tan इनवर्स निकालो, या तो ऐसे करो अनुलोम विलोम जो करना, या तो डायरेक्ट याद रखो। तो आपको तो एग्जाम में कैल्सी अलाउ होगा नहीं, तो आपको तो डायरेक्ट फार्मूला याद रखना पड़ेगा। जो साइन फाई होता है का फार्मूला क्या होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर excavation of the foundation trench with the soil with लिस्ट 1 दिया हुआ है। लिस्ट 1 में क्या दिया हुआ सॉइल टाइप्स एंड सेलेक्ट आंसर को जो मैच द फ्लोइंग है। तो आपका जो लिस्ट 1 में स्ट्रेस डायग्राम दिया हुआ था और
विच टाइप ऑफ द सॉइल के लिए दिया हुआ है, वो सेकेंड नंबर में है। ये ईएससी में भी पूछा हुआ है, सीएस में भी पूछा हुआ है। बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट टू रिमेम्बर इट, आप याद रख ही ना पाओगे। आप देखना होगा तो डिटेल सॉल्यूशन ईएससी का बुक खोल के देख लेना। ये डायरेक्ट आपको याद ही रखना होगा। स्ट्रेस डायग्राम, ये जो स्ट्रेस डायग्राम है इस क्वेश्चन का, मैं आंसर फिर बता देता हूँ क्या होगा, आप इसको याद ही कर लो, बताने से कोई फायदा नहीं। आपका ए जो ए आंसर है वो कैरेक्टर सेलेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रोवाइड बेस्ट अरेंजमेंट of direct shear test are not suit for determination of the shear parameter for clay soil। कह रहा है क्वेश्चन में कौन सा स्टेटमेंट है बेस्ट अरेंजमेंट फॉर डायरेक्ट shear टेस्ट, बेस्ट अरेंजमेंट ऑफ द डायरेक्ट shear टेस्ट not suit for the determination of the shear parameter of the clay। तो आपका क्या होगा, पोर वाटर डेवलप कैन नॉट, जो डायरेक्ट सीयर टेस्ट में है वो आप क्या है, आपका जो सीयर टेस्ट पैरामीटर में नॉट शूट करता है, नॉट डिटरमिनेंट के लिए प्रेफर्ड है क्ले के लिए, वो क्या है, हम डायरेक्ट सीयर टेस्ट में हम प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर को मेजर नहीं कर सकते हैं, ये बात सही है। और जो डायरेक्ट सीयर फेलुअर होता है वो प्री डिटरमाइंड प्लेन के पास होता है, आपका वो जो प्लेन होता है प्री डिटरमाइंड होता है, जहां से होना है वहीं से होगा। सेटिस्फैक्टरी स्ट्रेन लेवल कैन नॉट बी मेंटेन, एडिक्वेट कॉन्सिडरेटेड नॉट बी टेकन, ये सब घटनाएं नहीं होता है इसमें। पोर वाटर प्रेशर नहीं मेजर करते हैं, बेसिकली मेजर नहीं हो पाता है, मेजर नहीं क्या करेंगे, मेजर हो ही नहीं पाता, कुछ ऐसा होता है। ये देखिए यहाँ पे आपका यहीं से हर हमेशा ये दो बॉक्स होता है, एक ऊपर से होता है एक नीचे से होता है, उसमें फिल करके और इधर से हम फोर्स लगा देते हैं और कुछ ऊपर से लोड लगा देते हैं, बाकी अपना स्ट्रेन कॉज से सारा कुछ अपना कैलकुलेशन देख लिए, और हर हमेशा यहीं से फेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, two specimen of the clay A and B are tested on the concentrator apparatus KA by KB। आपका जो KB CV दिया हुआ है तो आपके क्या पढ़े फॉर्मूला, K इज इक्वल टू आता है CV MV गामा W। K हो गया परमेबिलिटी, CV हो गया कोफिशिएंट ऑफ कॉन्सोलिडेशन और एम भी हो गया कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। तो एम भी और सी भी डिफरेंट टाइप ऑफ द सॉइल दिया हुआ है, तो के ए बाई के बी निकालना है, गामा डब्ल्यू तो नहीं कुछ बोला है तो दोनों के लिए सेम हो जाएगा, तो सिंपल रेशियो कर दो, के बाई के बी फॉर ए सॉइल फॉर डिवाइडेड बाई के बी सॉइल इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी भी बी एम भी बी, आप कर लो रेशियो दोनों, सिंपल है, सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टरजागी इक्वेशन ऑफ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फॉर फुटिंग मे बी यूज फॉर अ स्क्वायर रेस्टिंग ऑन प्योरली क्ले पे रेस्ट कर रहा है, देन विद द करेक्शन फैक्टर। तो क्या कर रहा है, टरजागी जो है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फॉर द फुटिंग यूजुअली अ स्क्वायर फुटिंग रेस्टिंग ऑन द क्ले सॉइल। तो स्क्वायर फुटिंग के लिए जो टरजागी ने जो इक्वेशन दिया 1.3 CNC QNQ 0.4 गामा एन गामा, तो फॉर क्ले सॉइल के लिए ए 0 हो जाएगा, एन गामा का वैल्यू 0 हो जाता है,
तो जो फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हो करेक्शन फैक्टर वो फॉर स्क्वायर फुटिंग 1.3 मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्योंकि स्ट्रिप फुटिंग में क्या था, जो क्यू अल्टीमेट जो निकाल रहे तो स्ट्रिप फुटिंग के लिए सिर्फ सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस हाफ बी गामा एन गामा। तो इसके कंपेयर में क्या कर रहे हो स्क्वायर फुटिंग के कंपेयर में, स्ट्रिप फुटिंग के कंपेयर में स्क्वायर फुटिंग में 1.3 का जो सी एन सी वाला फैक्टर है उसके साथ फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं करेक्शन फैक्टर। और यहाँ पे 0.5 हाफ था तो 0.5 समझिए, तो उसके जगह पे बेथ का करेक्शन फैक्टर क्या करती है, रिड्यूस करके 0.4 कर देते हैं। तो लेकिन बट क्ले है तो क्ले में तो एन गामा का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो सिर्फ 1.3 का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर।